दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश आप हमारे पेड बैच से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में आपको प्रतिदिन सभी डिक्टेशंस की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश दिए जाते हैं। हमारे पेड बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए और हमारे बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। हल्द्वानी के बाद उत्तराखंड का जोशीमठ शहर अप्रिय कारणों से देश का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। चीन की सीमा से लगे चमोली जिले का जोशीमठ किस तरह गंभीर खतरे का सामना कर रहा है, इसका पता इससे चलता है कि भूमि के धंसने और उसके चलते घरों के दरकने के कारण लोगों को अन्यत्र रहने के लिए विवश होना पड़ रहा है। चूंकि घरों में दरारें पड़ने का सिलसिला तेज होता जा रहा है, इसलिए करीब 25,000 की आबादी वाले जोशीमठ के निवासियों की चिंता और दहशत बढ़ती जा रही है। इसकी भरी पूरी आशंका है कि आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर होगी तथा इस भयंकर ठंड में अन्य अनेक लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जाना पड़ेगा। अच्छा होता कि शासन प्रशासन तभी चेतता जब घरों में दरारें पड़ने का सिलसिला प्रारंभ ही हुआ था। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। तब वह चेता जब डरे सहमे लोग जोशीमठ को बचाने की गुहार लगाते हुए सड़कों पर उतरने के लिए विवश हुए। नाजुक भूगर्भीय क्षेत्र में बसा जोशीमठ जिस आसन्न खतरे का सामना कर रहा है, उसका एक कारण उन चेतावनियों की अनदेखी भी है जो बहुत पहले दी गई थीं। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति जोशीमठ शहर का निरीक्षण कर रही है, क्योंकि यह काम बहुत पहले किया जाना चाहिए था। इस देरी के दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। कम से कम अब तो यह सुनिश्चित ही किया जाना चाहिए कि उन कारणों का गहराई से आकलन किया जाए जिनके चलते जोशीमठ में जमीन धंस रही है। इस पहलू पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि कहीं जमीन धंसने का कारण विकास परियोजनाएं और अनियोजित निर्माण तो नहीं है। यह अच्छा हुआ कि राज्य सरकार ने सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी, लेकिन यह ध्यान रहे कि पर्वतीय क्षेत्र भी विकास की मांग करते हैं। समस्या यह है कि पर्वतीय क्षेत्र में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के पहले इलाके की संवेदनशील भूगर्भीय स्थिति का पर्याप्त अध्ययन नहीं किया जाता। यदि पर्वतीय क्षेत्रों में संभावित खतरों की अनदेखी की जाएगी तो वैसे ही खतरे का सामना अन्य अनेक पहाड़ी इलाकों को भी करना पड़ सकता है, जैसा जोशीमठ को करना पड़ रहा है।
जो भी हो, फिलहाल प्रभावितों को राहत देने के अतिरिक्त बिजली परियोजनाओं के साथ साथ चार धाम परियोजना के भी भूगर्भीय प्रभाव का विस्तार से अध्ययन किया जाना समय की मांग है। जोशीमठ में जो कुछ हो रहा है उससे देश के अन्य पर्वतीय इलाकों को भी सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि जिन कारणों से इस शहर के लिए खतरा पैदा हुआ वे कारण अन्यत्र भी हो सकते हैं। ध्यान रहे कि अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी अनियोजित विकास हो रहा है। चेंज राज्यों के जल मंत्रियों के सम्मेलन में गुरुवार को जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि मध्य प्रदेश अपनी जल नीति बनाएगा, तब दरअसल वे पानी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखा रहे थे। जल संरक्षण के लिए किसी राज्य द्वारा ऐसी ठोस नीति बनाया जाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हम सबका आने वाला कल वस्तुतः जल में ही निहित है। यह नारा हजारों बार दोहराया जा चुका है कि यदि जल नहीं रहा तो यह धरती भी नहीं रहेगी, किंतु अब इस नारे को जमीन पर सच कर दिखाने का समय है। सभी राज्यों के जल मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित होना अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि अब सरकारें जल बचाने और इस अमूल्य संपदा का अधिकाधिक सदुपयोग करने को लेकर गंभीर होती दिखाई दे रही हैं। ऐसे में अब उम्मीद की जानी चाहिए कि मध्य प्रदेश की तरह अन्य राज्य भी अपनी आवश्यकताओं और जल की उपलब्धता के अनुसार जल नीति बनाएंगे। मध्य प्रदेश अपनी नीति में जल संरचना के सुदृढ़ीकरण, भूजल स्तर बढ़ाने के उपाय, वर्षा जल संचय के लिए नई संरचनाओं के निर्माण जैसे विषयों को शामिल करेगा। मध्य प्रदेश ने बीते कुछ दशकों में जल संरक्षण को लेकर ठीक ठाक काम किया है। यद्यपि यह नाकाफी तो है, किंतु इतना कम भी नहीं कि इसे रेखांकित न किया जाए। मसलन राज्य में नदी पुनर्जीवन, तालाब गहरीकरण, नए तालाबों के निर्माण, खेतों में तालाब बनाए जाने आदि में बहुत काम हुआ है। इससे प्रदेश की सिंचाई क्षमता तो बढ़ी ही है, फसलों का उत्पादन भी बढ़ा है। सरकार का एक दावा यह भी है कि जल जीवन मिशन के तहत राज्य में 50,000 करोड़ रुपए के काम जारी हैं और राज्य की 42% आबादी को नल से पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। किंतु अब इसके आगे जाकर वर्षा के जल को जमीन में उतारने के लिए बड़े प्रयास करने होंगे। फिलवक्त मध्य प्रदेश के अधिकांश जिले भूजल स्तर के मामले में खतरनाक श्रेणी में हैं। जब तक यह स्थिति नहीं बदलती तब तक जल संरक्षण के तमाम प्रयास सफल नहीं कहे जाएंगे। स्टॉप।